My name is Raghuram Rajan and I do what I do. From that perspective, this has been a fantastic job. नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो नो कट, रघुराम राजन बतौर गवर्नर, आज उनकी आखिरी क्रेडिट पॉलिसी थी और उन्होंने कोई कट नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं लग रहा था लोगों को, ज़्यादातर जानकार इस बात को कह रहे थे कि कोई कट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बात जाते जाते कह के रघुराम राजन जो कहीं ना कहीं बड़े संकेत देती हैं। उन्होंने इस बात की नसीहत दी बैंकों को कि पर्याप्त नकदी के बाद भी वो कर्ज सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल को उन्होंने अच्छा अनुभव बताया, जबकि विरोधियों के बारे में कहा कि विरोध तो कामकाज का हिस्सा है। तो तमाम बातें वो कह गए और कहते कहते उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें भी कह गई। इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और मुंबई से आरबीआई हेड ऑफिस से इस वक्त सीधे तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातें करेंगे और उन्होंने पूरी क्रेडिट पॉलिसी को कवर किया और ये भी जानेंगे कि रघुराम राजन ने क्रेडिट पॉलिसी में और क्या कुछ अहम बातें कही हैं। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए आप। जाते जाते आखिरी पॉलिसी में भी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन महंगाई के मोर्चे पर डटे रहे। राजन ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को देखते हुए कर्ज सस्ता न करने की दलील दी, लेकिन बैंकों पर इस बात के लिए जरूर दबाव बनाया कि वो कर्ज सस्ता करें। राजन ने कहा कि बैंक पर्याप्त नकदी के बाद भी दरें क्यों नहीं घटा रहे हैं। बीते साल जनवरी से अब तक आरबीआई ने 1.5% कटौती की है, लेकिन बैंकों ने 1% से भी कम कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया। आरबीआई के दरें घटाने के बाद बैंक तेजी से फायदा लोगों को दे, इसलिए फिर से नियम बदलने पर विचार किया जा रहा है। We would be happier if there was more transmission. I do understand some of the difficulties the banks have, and my sense is that as this process of cleanup happens, and as the economy recovers and credit demand also picks up, you will see more possibility of transmission. गवर्नर रघुराम राजन ने ये संकेत दिया कि आगे गुंजाइश पैदा होने पर आरबीआई जरूर राहत देगा। कर्ज सस्ता ना करने के पीछे उन्होंने खाने पीने की चीजों में महंगाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई दर रिजर्व बैंक के मार्च तक 5% के लक्ष्य के लिए खतरा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के असर को भी वो महंगाई के लिए अहम मानते हैं। जीएसटी से महंगाई के खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इस पर कयास लगाना ठीक नहीं है। अपने कार्यकाल के अनुभव पर उन्होंने कहा कि ये अच्छा रहा, जबकि विरोधों के बारे में उन्होंने कहा कि ये कामकाज का हिस्सा है। I think the most important thing is that at the end of the day, you feel you've made a useful contribution, and that, you know, some people are better off as a result of it. I think from that perspective, this has been a fantastic job. आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से सभी को भरोसा दिया कि देश में फॉरेक्स रिजर्व का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में अक्टूबर से नवंबर के बीच एनआरआईज के डॉलर वाले फिक्स्ड डिपॉजिट खातों की मैच्योरिटी पर डॉलर का संकट नहीं पैदा होगा। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो ये तो क्रेडिट पॉलिसी की बात हुई, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने इसके अलावा भी कई अहम बातें कही। जैसे जाते जाते उन्होंने एक अच्छी नसीहत दी लोगों को। उन्होंने ग्राहकों को भलाई के लिए 2 अहम बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को आरबीआई के नाम से आने वाले इनाम के मेल या प्राइज मेल बिल्कुल भी उनसे लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मेल रिजर्व बैंक गवर्नर या रिजर्व बैंक के किसी भी अधिकारी की ओर से ग्राहकों को कभी नहीं भेजे जाते। If you get an email from me or any future governor promising to transfer a large sum of, say, rupees 50 lakhs to you, if only you send a small transaction fee of rupees 20,000 to a specific bank account, delete the email immediately. The reality is such emails are not from me, and the RBI does not give out money directly to ordinary citizens, even though we print plenty of it. While the emails usually contain very convincing reasons why you've been chosen to receive the money, ask yourself why I simply cannot deduct rupees 20,000 and send you 49.8 lakhs. If you think for a moment, you should not fall prey to such emails. तो बतौर आरबीआई गवर्नर एक अच्छी नसीहत देते हुए लोगों को, और लोगों को इसको फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फोर्जरी इस तरह से होती है जो लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग शिकार भी हो जाते हैं। वैसे मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी तरुण भी जुड़े मुंबई से। लेकिन उससे पहले कि हम इन सबसे बात करें, आपको रघुराम राजन का कार्यकाल का एनालिसिस दिखाते हैं कि जब वो 2013 में बतौर आरबीआई गवर्नर आए और उन्होंने कामकाज संभाला,
तब से लेकर जो इकोनॉमी की हालत थी और आज जो इकोनॉमी जिस मोड़ पर खड़ी है, रघुराम राजन का कार्यकाल बतौर आरबीआई गवर्नर कैसा रहा, चाहे महंगाई हो, रेपो रेट कट हो या तमाम चीजें जिस पर आरबीआई का एक बड़ा होल्ड होता है। देखिए। 5 सितंबर 2013 को रघुराम राजन ने जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला तब भारत दुनिया की फ्रजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यानी भारत एक ऐसा देश था जो काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर था। लेकिन 3 साल बाद जब राजन की विदाई का समय करीब आ रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसमें राजन की बड़ी भूमिका रही है। राजन ने कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। महंगाई का वास्तविक पैमाना तय करने का श्रेय भी राजन को ही जाता है। राजन ने नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। पॉलिसी के लिए WPI यानी होलसेल महंगाई की जगह CPI यानी रिटेल महंगाई को आधार बनाया। इस बदलाव से महंगाई का सही आकलन संभव हो पाया। साथ ही महंगाई आंकने के लिए कई नई चीजें इंडेक्स में शामिल की। महंगाई काबू में आने के बाद राजन ने ब्याज दरें घटानी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि बैंक कटौती को ग्राहकों तक पास ऑन करें। ब्याज दरों में बदलाव के तेज असर के लिए बेस रेट का फॉर्मूला बदला। साथ ही ग्राहकों तक ब्याज दरों में बदलाव का फायदा जल्द पहुंचाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का नियम लागू किया। बैंक अब अलग अलग मियाद के लोन के लिए हर महीने दर बदलते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है बैंकों के बैड लोन पर हल्ला बोल। राजन ने बैंकों को NPA की सही पहचान करने को कहा और सख्त रिपोर्टिंग नियम लागू किए। उन्होंने मार्च 2017 तक बैंकों को बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने को कहा। NPA के बेहतर आंकलन के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू किया और बैंकों को NPA के बदले ज्यादा प्रोविजनिंग का नियम लागू किया। राजन ने 4 सितंबर 2013 को जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था तब रुपया भारी गिरावट से जूझ रहा था। राजन ने गिरते रुपए को संभालने के लिए कई बड़े उपाय किए। डॉलर सप्लाई के लिए राजन रियायती FCNR डिपॉजिट स्कीम लाए और इस तरीके से करीब 3000 करोड़ डॉलर जुटाए। FCNR के जरिए आए डॉलर फ्लो से रुपए में सुधार हुआ। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs के लिए डॉलर वाले FD खाते को FCNR डिपॉजिट कहते हैं। ऐसे ही उपायों से आज रुपया स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने 2 बैंक लाइसेंस जारी किए। बंधन बैंक और IDFC बैंक की शुरुआत हुई। कई साल बाद राजन के कार्यकाल में बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। रघुराम राजन ही छोटे और पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता भी मुश्किल किया। राजन ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए भी बड़ा काम किया। सरकारी बैंकों के लिए नया बैंक बोर्ड ब्यूरो के लिए ढांचा तैयार करने में भी राजन की भूमिका अहम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस वक्त बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ जुड़ रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरे सहयोगी तरुण भी जुड़े हुए मेरे साथ। तरुण, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन किरण जी, आज आखिरी क्रेडिट पॉलिसी बतौर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने पेश की और कोई कट उन्होंने किया नहीं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि कट नहीं आएगा इस पॉलिसी में, क्योंकि जो उनका महंगाई पर जो उनका फोकस है उसके तहत कट दिख नहीं रहा था। आपको क्या लगता है आज की क्रेडिट पॉलिसी पर क्या जस्टिस हुआ आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से, और कैसे देखती हैं आज की पॉलिसी को मैम? तो देखिए, रघुराम राजन जी बहुत ही एस्ट्यूट है एज ए इकोनॉमिस्ट, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने जो पॉलिसी डिसीजन लिया है आज वो बिल्कुल सही लिया है। और मेरा ये कहने का है कि डॉक्टर राजन ने काफी फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन लाए हैं बैंकिंग सेक्टर में। And I think he has done a huge number of reformist measures in the banking sector, in the financial sector, in the credit policy, all throughout his tenure. So because of that, I think Indian economy बहुत ही stable है, बहुत ही मजबूत है, and it has become a very favored destination in terms of safe investment. तो उसी के कारण से आई वुड लाइक टू से दैट डॉक्टर राजन विल गो डाउन एज अ वेरी वेरी फाइन
RBI गवर्नर। ओके, तो मैम बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज जी भी अभी कुछ दिन पहले हमारे मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड में थे और उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि रघुराम राजन को एक्सटेंशन मिलना चाहिए और रघुराम राजन को अभी RBI गवर्नर रहना चाहिए, ये बहुत अहम है इंडिया के लिए। आप भी यही सोचती हैं मैम या आपका कुछ अलग व्यू है? तो नहीं, I am a big fan of Dr. Raghuram Rajan, but Dr. Rajan himself has taken a decision that he would like to return to academics. Now, we can keep hoping and, for various things, but I think at the end of the day, I think it is very important that we see continuity in what he has already started and initiated. And in that, we have to make sure that whoever the government picks as his successor, वो भी बहुत ही काबिल है, and वो जो सिलेक्शन गवर्नमेंट करेगा, तो the new governor must make sure that he continues with all these various, measures and reforms that Dr. Rajan has initiated. और अगर देखें तो आपको क्या लगता है मैम, जो उनका 3 साल का कार्यकाल रहा और उसमें जो भी उन्होंने कुछ बड़े रिफॉर्म्स या बड़े काम जो आपको लगता है कि ये बहुत माइलस्टोन उन्होंने सेट कर दिया और ये कहीं ना कहीं बहुत अहम होगा भारत के लिए, आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम होगा? जी, उन्होंने काफी काम किया है, बट दिस होल फोकस ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड क्लीनिंग अप द बैंक्स बैलेंस शीट is going to really strengthen our banking sector and bring in a lot of fiscal prudence. तो आपको लगता है कि उन्होंने नॉन NPA को लेकर अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है मैम, रघुराम राजन को लेकर काफी कुछ पॉलिटिक्स भी हुई, हालांकि उसके बात ना करें, रघुराम राजन ने कहा ये कि मैं अब इस बात पर नहीं जाऊंगा और मुझे अपना कार्यकाल अच्छा लगता है और माय नेम इज रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू। तो व्हाट डू यू थिंक मैम, रघुराम राजन जो कर गए हैं ये अब आने वाले नए गवर्नर के लिए एक चैलेंज भी होगा कि उसको मेंटेन करना या उसको आगे बढ़ाना? No, I think he has put the country's economy and its fiscal, framework on a very firm footing. तो उन्होंने अच्छा फाउंडेशन किया है और I think anyone who succeeds him will find it that much easier to continue with the reforms process. ओके, थैंक यू मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किरण मजूमदार शाह, चेयरमैन बाइकॉन, हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि कह रही थी कि रघुराम राजन ने बहुत अच्छा काम किया और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर उन्हीं की किए गए कामों को आगे बढ़ा जाए। तरुण मेरे साथ हैं। तरुण, किरण मजूमदार शाह को तो आप जुड़ रहे होंगे एंड शी इज़ अ बिग फैन ऑफ रघुराम राजन, बट तरुण, लगातार आप काफ़ी सालों से क्रेडिट पॉलिसीज़ को कवर करते रहे हैं और कई गवर्नर्स को भी आपने देखा है। तरुण, रघुराम राजन वाकई में कुछ उनमें एक मिडास टच कहा जा रहा था कि रघुराम राजन में कोई टच है, मिडास टच है जो कहीं ना कहीं दिखता भी था। आज जब रघुराम राजन प्रेस के सामने आए तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रहे थे कि वो बताना चाहते हैं कि 3 साल में उन्होंने क्या कुछ किया। जरा जल्दी से बताइए, क्या रघुराम राजन आज जो कह रहे थे उसका मतलब ये निकालें कि वो बहुत खुश हैं और उन्होंने जो कुछ किया उस पर उनको कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत फख्र है? बिल्कुल गौरव, ये जो 3 साल जो रघुराम राजन के का जो टेन्योर रहा वो काफ़ी चैलेंजिंग ज़रूर था, क्योंकि जिस समय वो RBI के गवर्नर बने, कंट्री काफ़ी टफ फेज से गुजर रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ों को संभाला, चाहे वो रुपए का मामला हो, चाहे बैंक के NPA के मामले हो, चाहे स्कैम्स के मामले हो, सभी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि जो NPA का मामला है 2017 मार्च तक उन्होंने बैंकों को साफ तौर से कहा कि अपनी जो बुक्स हैं उसको क्लीन करें। ये एक टफ डिसीजन था कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को उन्होंने शेकअप कर दिया और उसके लिए उनको प्रोविजनिंग बैंकिंग सेक्टर को करनी पड़ी और हो सकता है कि पहले भी इस तरीके की सोच RBI गवर्नर ने करी हो, लेकिन ये टफ डिसीजन लेने का जो मादा था वो सिर्फ और सिर्फ रघुराम राजन में ही देखने को मिला। इससे हमें ये ज़रूर पता लग सका कि कितना एक्चुअल NPA बैंक्स की बुक्स में है। तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पे रघुराम राजन ने लिया। उसके साथ साथ जो दूसरा रूपी को स्टेबलाइज करने की जो बात है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि जिस हिसाब से रूपी जब रघुराम राजन आए थे तो रूपी काफ़ी डिप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के मुकाबले। उनको FCNR के से जो 30 अरब डॉलर उन्होंने बोरो किए जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जिसकी रीपेमेंट आएगी, उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला, जिससे स्टेबलाइज हो सका रूपी। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं
जिसमें रघुराम राजन को थम्स अप कॉरपोरेट्स तो देते ही हैं, मीडिया हाउसेस भी देते हैं और साथ में जो कंज्यूमर है, और उन्होंने रेट कट भी किया, कई बार सरप्राइज भी किया कि रेट कट करके दिवाली से पहले की जो क्रेडिट पॉलिसी थी लास्ट ईयर सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन उन्होंने दिवाली से पहले 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। लेकिन उन्होंने आज भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में ये साफ तौर से कहा कि जितना रेट कट आरबीआई ने किया है उतना रेट कट का पास ऑन कस्टमर को नहीं हुआ है। इस बात का दुख आरबीआई गवर्नर को खुद भी है, क्योंकि करीबन 150 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई की तरफ से हुआ है, केवल 90 बेसिस पॉइंट बैंक्स जो हैं उन्होंने आगे पास ऑन किया। लेकिन जो ऑपरेशनली कितना चेंज बैंकिंग सिस्टम में आ पाया है ये देखने की बात होगी, और जो नेक्स्ट जो गवर्नर होंगे वो आगे जो एनपीए के मामले को किस तरीके से टैकल करते हैं, ये भी एक बड़ा ये बिल्कुल बड़ा इशू होगा, देखने लायक होगा, और देखते हैं इस पर नेक्स्ट गवर्नर का क्या मूव होगा। लेकिन और नेक्स्ट गवर्नर कौन होगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर भी देखने वाली बात होगी।